तान्या की दादी के माथे से पसीना चू रहा था। वो बहुत ही घबराई हुई थी। जब उन्होंने उस मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पाया कि वो दरवाजा बाहर से लॉक था। अचानक से उसके हाथ पैर डर से ठंडे पड़ गए। उसका मन डर के कारण बैठा जा रहा था। कोई दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। तान्या की दादी माँ ने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हुए कहा। तभी अचानक से वहां मौजूद एक खिड़की से जोर का हवा का झोंका आया और अगले ही पल मंदिर में जल रहा दिया बुझ गया और वो पूरा कमरा अंधेरे से भर गया। जब उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दोबारा से उस आदमी की परछाई नजर आई और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो आदमी दोबारा यहाँ क्या कर रहा था? उन्होंने अपना मुंह अपने हाथ की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। आज हाथ से कवर कर लिया और एक जोर की चीख मारी। डर ने उनके दिल को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए थे और उन्हें डर था कि एक दिन उन्हें उन सभी की सजा भुगतनी पड़ेगी। दरवाजे की तरफ मुड़कर वो उसको दोबारा खटखटाने वाली थी कि अचानक से उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो इतना डरी हुई थी कि उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि भूत के कदमों की आवाज नहीं होती, क्योंकि जब वो मुड़ी उन्होंने तुरंत कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके गले में उनकी चीख अटक गई। उन्होंने अपनी डर से भरी आंखों से उस कमरे की मिनिमम लाइट में देखा कि एक आदमी लंगड़ाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उनके कपड़ों से खून टपक रहा था। उनकी बूढ़ी आंखें इतने अंधेरे में उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उनको इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो आदमी कौन था, क्योंकि उन्होंने उसकी डेड बॉडी की फोटोज अपनी आंखों से देखी थी। जब वो आदमी उनके करीब पहुंच गया, उसने अपने खून से लथपथ हाथ ऊपर उठाया और उनकी तरफ आगे बढ़ा। वो दहशत और डर के कारण जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। उनका मन डर के कब्जे में आ गया था और इसी कारण उन्होंने आगे के शब्द बोले। मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारी पत्नी मेरे बेटे की बीवी बन जाए, लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी को बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया है और यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी ने मेरी पोती की सारी खुशियों को भी छीन लिया है। इससे ज्यादा तुम क्या चाहते हो? जाओ यहाँ से, जाओ। तान्या की दादी ने जोर से चिल्लाया। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो इतनी डरी हुई नजर आ रही थी जैसे कि उन्होंने मौत का सामना कर लिया हो। लेकिन वो आदमी तब भी नहीं रुका और अपनी लड़खड़ाती हुई चाल से उनके करीब आता गया। वो आदमी उनके बिल्कुल करीब आ गया था और वो उन्हें छूने ही वाला था कि अचानक से दादी माँ की आंखें बंद हो गई। उनकी दिल की धड़कनें जोरों से धड़क रही थी और वो अचानक से वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हुई, एक पिलर के पीछे छुपी हुई प्रज्ञा वहां से बाहर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था और वो ज्वालामुखी की तरह आग बबूला हो रही थी। नफरत और प्रतिशोध की भावना के कारण उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए थे। वो इतना चिड़ी हुई थी कि उसकी आंखों में गुस्से के आंसू भर आए थे। उसकी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी बूढ़ी औरत पर थी। मैडम, अब हमें यहां से चलना चाहिए। दादी माँ को अब कुछ देर तक होश नहीं आएगा। वो बहुत डर चुकी है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मंदिर के पुजारी भी अब बस आते ही होंगे। उस परछाई ने प्रज्ञा से कहा। वो कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा का हायर किया हुआ पर्सनल डिटेक्टिव था। उसने झुककर जमीन पर गिरी हुई रेड इंक को साफ करने की कोशिश की। प्रज्ञा ने उसको पे करके इस सीन को अरेंज करवाया था। वो तो बस तान्या की दादी माँ को थोड़ा डराना चाहती थी। उसको क्या ही पता था कि ऐसा करने पर उसको अपनी जिंदगी का इतना बड़ा झटका मिलेगा। दादी माँ ने उसके पिता को मारने की बात को कबूल कर लिया था, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तभी दादी माँ इतनी डरी हुई थी। लेकिन प्रज्ञा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई इंसान
किसी और व्यक्ति को मार के खुद एक शांति की जिंदगी जी सकता था। उसके मन में दादी माँ के लिए बहुत ही नफरत थी। आज उनकी बातों से साफ हो गया था कि उसके पिता की मौत के पीछे उनका ही हाथ था। प्रज्ञा का मन था कि वो अपना सारा बदला आज ही ले ले, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसको बहुत ही सोच समझकर चलना होगा। दादी माँ के लिए मौत एक बहुत ही आसान सजा थी। वो उनको इतनी आसानी से इस दुनिया से नहीं जाने दे सकती थी। वो उनको उतना ही दुख देना चाहती थी जितना उसको मिला था, बल्कि उससे भी ज्यादा अगर हो सके। अगर उसने दादी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये पक्का था कि वो जेल चली जाएगी, और वो इतनी बुद्धू नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करे। उसे अपने आप को बचाते हुए इंश्योर करना था कि पटेल परिवार की जिंदगी नर्क बन जाए। वो जानती थी कि अगर उसने गुस्से में अभी कोई कदम उठाया तो उसके लिए ये बहुत ही बुरा होगा, और उल्टा इसमें पटेल परिवार का ही फायदा था। वो जानती थी कि किसी भी इंसान के लिए मौत एक पल की सजा थी, लेकिन उसकी जिंदगी से उम्मीद को निकाल फेंकना सबसे बड़ी सजा थी, जिससे वो पटेल परिवार के सभी सदस्यों की जिंदगी को नष्ट कर देगी। उसने इस बात की कसम खा ली थी। उसने ये प्रण लिया और जमीन पर बेहोश पड़ी बूढ़ी औरत को एक आखिरी बार नफरत भरी नजरों से देखा और वहां से चली गई। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के एक वार्ड में तान्या की दादी माँ बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उनके एक हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी और वो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। उनके चेहरे पर एक बड़ी शिकन थी। उनके वार्ड के बाहर खड़े हुए नील और जितेंद्र उनकी तरफ चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। वो अपने घर की सबसे बुजुर्ग इंसान को इस हालत में देखकर बहुत ही स्ट्रेस्ड थे। 2 दिन पहले एक पंडित जी ने उन्हें फोन करके बताया था कि दादी माँ मंदिर में बेहोशी की हालत में थी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लाया गया और जब से वो इसी हालत में थी और अनाप शनाप बड़बड़ाई जा रही थी। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी दादी माँ को? नील ने चिंता भरी आवाज में पूछा। आपकी दादी माँ फिजिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके कारण वो इस तरह से व्यवहार कर रही है। इनको रेस्ट की जरूरत है, आप इन्हें आराम करने दीजिए, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। झटका लगा है? वो इस बात को सुनकर बहुत चौंक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? उस दिन दादी माँ के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद नील उस मंदिर में वापस गया था ये पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। बस उसे पंडित जी ने बताया था कि उसकी दादी माँ अकेले में दर्शन करना चाहती थी, इसीलिए वो बाहर चले गए थे। और जब वो वापस आए तो उन्होंने नील की दादी माँ को जमीन पर बेहोश पाया। उस जगह कोई सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे जिनकी मदद से वो पता लगा पाए कि उस दिन वहां ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसकी दादी माँ की आज ये हालत थी। पापा, आप सारे दिन से यहाँ दादी माँ के साथ हैं। आपको अब आराम की जरूरत है, आप घर क्यों नहीं चले जाते? नील ने अपने पिताजी की तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक थकान साफ थी। जितेंद्र ने अपनी माँ की तरफ एक नजर देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद वहां से चले गए। वो और देर उनको इस हालत में नहीं देख सकते थे। जितेंद्र के जाते ही वहां अचानक से तान्या आ गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो इतने दिनों से अपने कमरे में ही थी, जिसकी वजह से उसको दादी माँ की हालात के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन आज सुबह जब उसे पता चला तो वो भागती हुई उन्हें देखने आ गई। मैं दादी माँ से मिलने आई हूँ, क्या हुआ उनको? उसने आंसू भरी आंखों से पूछा। उसकी नजर बेड पर लेटी अपनी दादी माँ पर थी। पता नहीं है, जिस दिन से आई है इसी हालत में है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो आराम कर रही है। जल्दी हमारी दादी माँ ठीक हो जाएंगी। नील ने अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहा। तान्या ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने कहा, ये सब उस औरत का किया धराई होगा। मुझे विश्वास है ये उसकी ही करतूत है। वो जिस दिन से हमारी जिंदगी में आई है, हम शांति से नहीं जी पाए हैं। बकवास मत करो तान्या। नील ने भी उसे उसके ही अंदाज में जवाब दिया।
मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि ये उसका ही किया धरा होगा। उसने जरूर कुछ किया होगा। उसके आने के बाद से ही दादी माँ को न जाने कितनी बार हॉस्पिटल जाना पड़ा है। देख लेना, अगर हमने कुछ नहीं किया तो थोड़े ही दिन में वो तुम्हें और पापा को भी अपना निशाना बना लेगी और हमारी फैमिली पूरी तरह से बिखर जाएगी। मेरी बात मानो नील। तानिया ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा। वो ऐसा क्यों ही करेगी? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मैं मंदिर गया था, मुझे कहीं भी प्रज्ञा का ट्रेस नहीं मिला। मैं मानता हूं कि तुम उससे नफरत करती हो, लेकिन उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना सही नहीं है। नील ने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैं सच कह रही हूं। अब प्रज्ञा पहले वाली प्रज्ञा नहीं रह गई है। वो बदल गई है। वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। मेरी बात मानो, वो तुम्हें भी हर्ट करने की कोशिश करेगी। तानिया ने रोते हुए कहा। नील अपनी बहन की इस हालत को और देर नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट को उसे ले जाने के लिए कहा। लेकिन उसकी बहन की इतनी बातें सुनकर उसके मन में जरूर आया था कि कहीं वो सच तो नहीं कह रही थी, कहीं प्रज्ञा सच में उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही थी। क्या होगा आगे? क्या होगा अब जब प्रज्ञा को सच्चाई का पता चल चुका था? क्या नील अपनी बहन की बात को मान जाएगा? क्या होगा जब दादी माँ को होश आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव।